जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में और यह चैप्टर हमने कर शुरू किया था जनन स्वास्थ्य, जो चैप्टर नंबर 4 है, वर्ग 12वीं का चैप्टर नंबर 4। कल इंट्रोडक्शन पार्ट था, चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और ये वीडियो दूसरा है, इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, ये वर्ग 12वीं का है। तो ये कल हम लोग बात किए थे। अब देखिए, प्रतिदिन हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे, छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि समझने में आसानी हो और हम लोग आसानी से प्रजनन स्वास्थ्य को समझेंगे कि क्या है, नहीं है, इसके बारे में क्या भ्रांति है, क्या सही जानकारी होनी चाहिए, क्या वर्तमान में समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसको फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि क्या हो, आगे का मैटर जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है इसको समझने में सुविधा होगी। तो कल हमने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में यह देखा था कि आखिर जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो हमने कल के वीडियो में क्या बताया था कि जनन स्वास्थ्य को अगर हम लोग सामान्य अर्थों में देखें तो इसका अर्थ होता है कि लैंगिक अंगों में का सही से काम करना, लैंगिक अंगों का स्वस्थ होना। जैसे लैंगिक अंग का मतलब क्या हुआ, सेक्स ऑर्गन, उसको अंग्रेजी में कहेंगे सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल में दो सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। जैसे नर है, पुरुष है, तो उसमें सेक्स ऑर्गन होता है क्या, टेस्टिस, जिसको विर्सन भी हिंदी में कहते हैं। और महिला जो होती है, मादा, उसमें कौन होता है, ओवरी और वेजाइना। और पुरुष में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस। तो टेस्टिस में क्या होता है, विर्सन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और पेनिस का काम क्या होता है कि प्रजनन के दौरान, जनन के दौरान जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वे स्पर्म को वे फीमेल के, मादा के वेजाइना में डालने का काम करता है। और जो मादा जनन अंग है उसमें है ओवरी, अंडाशय, जो अंडाणु का निर्माण करेगा, और वेजाइना क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा। और फिर जब बच्चा का जन्म होगा, शिशु का जब जन्म होगा, तो वो मुख्य शिशु के जन्म में क्या करे, एक द्वार का काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने कल के वीडियो में देखा था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया था कि इसके परिभाषा को थोड़ा व्यापकता देने के लिए उसमें भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी जोड़ा था कि कोई भी व्यक्ति प्रजनन रूप से, जनन रूप से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका सही सलामत तभी माना जाएगा जब वो फिजिकली फिट तो हो ही, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो हो ही, उसके साथ साथ उसकी भावनात्मक, मतलब सेक्स पार्टनर के प्रति कैसा उसका विचार है और उसका व्यवहार कैसा है, उसके साथ साथ उसका जो शारीरिक संबंध बन रहा है वो सामाजिक दायरे में है कि नहीं, जो समाज में प्रचलित रीति रिवाज है, जो समाज में प्रचलित जो रिश्ते नाते की जो एक जाल है उसके तहत फिट बैठता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वैसे व्यक्तियों के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा है जो अमान्य हो सामाजिक दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से भी। तो इन सब चीज़ों को WHO ने बहुत ही गंभीरता से लिया, इसलिए उसने जो प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी उसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की, जिसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। चलिए आज हम लोग इसके अगली कड़ी में देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, 3 सवाल को आपके सामने रखा है। पहला सवाल है, और ये सब NCERT किताब की सवाल है, NCERT बुक में दिया हुआ है। आप लोग जो NCERT बुक पढ़ेंगे तो ये तीनों सवाल आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार को प्रकट कीजिए। समाज में मतलब समाज जनन स्वास्थ्य को किस रूप में देखता है, आप उसके बारे में लिखें। दूसरा है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जनन स्वास्थ्य को लेकर क्या अवधारणाएं हैं, जनन स्वास्थ्य को वो किस दृष्टि से देखता है और क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग पिछड़ रहे हैं, जनन स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तीसरा है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा का मतलब हुआ सेक्स एजुकेशन,
यौन शिक्षा का मतलब हुआ सेक्स एजुकेशन। क्या विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन यौन शिक्षा देनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? तो ये 3 सवाल हैं जिनका मिला जुला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक उत्तर हमने तैयार किया है और इनसे ही ये सारे सवालों का समाधान हो जाएगा। चलिए अब हम इसके व्यवहारिक पहलू पर देखें। चलिए हम अपने बारे में सोचें। हम जिस समाज में रहते हैं, आप अब खुद के बारे में सोचिए। आप किशोरावस्था को पार कर चुके होंगे या किशोरावस्था की उम्र में होंगे, तो आप खुद के बारे में सोचिए। आप जिस समाज में हैं, जिस समाज से निकले हैं या जिस समाज में वर्तमान में हैं, आपको सेक्स एजुकेशन कब मिला था? यौन शिक्षा पहली बार कब मिला था? या यौन के बारे में जब आपके मन में बहुत सारे सवाल उपज रहे थे तो किन किन लोगों ने आपको मदद की थी? आप अपने बारे में सोचिए। एक बार सोचने पर पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सही सही जानकारी तो नहीं दिए, लेकिन मन में सवाल उपजता रहा और दोस्त, मैगजीन, ये सब जो था, इससे हम लोग गलत जानकारियाँ जुटाते रहे। अक्सर देखेंगे जो किशोर एवं किशोरी होता है, लड़का लड़की जो किशोरावस्था की उम्र में होता है, वो चला जाता है कहाँ पर? जो अश्लील मैगजीन सब जो बेचता है, पत्र पत्रिका बेचता है, उसमें खोजता है कि आखिर स्पर्म क्यों निकल रहा है, रात में सोया हुआ है। एक किशोर व्यक्ति की मनोदशा को आपको बता रहे हैं। उसका उम्र 12 साल 13 साल का उम्र है। वो क्या है कि रात में सोया हुआ है, अचानक उसके मन में ख्याल आया, रात में सपना देख रहा है कि एक सुंदर लड़की उसके सपनों में आ रही है और एकाएक देख रहा है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसके शरीर में सिहरन होता है और वीर रसखलित हो जाता है। कुछ समय के बाद देखता है कि उसका पैंट गीला हो गया। शर्म के मारे वो किसी को नहीं बताता है और वो अपना पैंट जाकर साफ कर लेता है, घर में किसी को नहीं बताता है। वो मन ही मन क्या होता है, मन ही मन लज्जित भाव से रहता है, मन ही मन शर्म की भावना से रहता है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया? उसके मन में ये विचार आता है, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है? क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है? शायद कोई बीमारी तो नहीं है, किसको बताएं, क्या बताएं, कैसे बताएं? वो कुंठा से ग्रसित रहता है। उसके मन में एक हलचल होता है और थोड़ी सी हिम्मत करके वो अपने दोस्तों के साथ जब अपने इस समस्या को लेकर जाता है तो उसका दोस्त कहता है, यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर वो अपने सीनियर्स के पास जाता है जो उससे 1-2 साल बड़ा है, तो उसे वो मनगढ़ंत कहानी बताता है, छोटी मोटी बातों को बताता है जो उसके सही सही जानकारी के लिए कोसों दूर है। सही सही जानकारी तो कभी नहीं देता है। इसका मेन कारण क्या है कि समाज में जो किशोरावस्था में जो सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हो रही, बहुत सारे समस्याएं हो रही है। तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। और हमने ये लास्ट में इसमें लिखा है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज जनन रूप से जनन स्वास्थ्य सबों का सही हो, सबों को सही रूप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी मिले तो इसमें माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक और मित्रों की अहम भूमिका है। अब देखिए, माता पिता को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता पिता शिक्षित हैं। जो शिक्षित माता पिता हैं, निसंदेह वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सही जानकारी देते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी माता पिता हैं जो शिक्षित हैं, लेकिन जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज में सेक्स एजुकेशन देना, यौन शिक्षा देना, यौन पर चर्चा करना बच्चों के साथ गलत माना जाता है। या शर्म के कारण हो या झिझक के कारण हो, या लगता है चलो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तुम लोग खुद जान जाएगा। तो इन सब बातों के कारण क्या होता है, माता पिता भी हिचकिचाते हैं, कतराते हैं अपने बच्चों को सेक्स के बारे में बातचीत करने से और सही जानकारी देने से। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ऑटोमेटिक ये सीख जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा उत्सुकता बस वो अपनी जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से हमें जानकारी मिल जाए, और इस प्रकार क्या होता है कि उसे सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए माता पिता अपने बच्चे को सब कुछ, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, मकान, जो भी है हर सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो वंचित कर देते हैं। ये हो सकता है कि कहीं कभी अज्ञानतावश भी होता होगा और कई बार ऐसा होता है कि वो लाज शर्म के मारे भी नहीं बताते हैं। वही स्थिति निकट संबंधी के साथ भी है। और शिक्षक के अगर केस में हम लोग देखें तो शिक्षक की भूमिका तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। अगर शिक्षक जैसी शिक्षा देंगे समाज का निर्माण वैसा होगा। तो शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय आते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमने लिखा है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वो इस आशा के साथ आते हैं, इस विश्वास के साथ आते हैं कि हमारे शिक्षक हर चीज़ में माहिर हैं, उनको हर तरह की जानकारी है, और इस उम्मीद के साथ विद्यालय आते हैं कि हमारे मन में जो सवाल उपज रहा है उसकी सही सही जानकारी हमें हमारे शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। अभी देखिए कि सरकार के द्वारा भी तरंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे बिहार में किशोरावस्था शिक्षा के बारे में, जिसमें 10 से 19 साल के बच्चों को, किशोर एवं किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और इसके बहुत सारे भावनात्मक पहलू हैं उसके बारे में सही सही जानकारी दी जाती है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत। और भी कई नामों से कई राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन शिक्षकों के साथ भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये जो यौन शिक्षा है या जनन स्वास्थ्य है ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग खुद से पढ़ लेना, या धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आ जाएगा, या सोचते हैं कि चलो ये क्वेश्चन को याद कर लो। वो उनको शर्म लगता है और ये झिझक को दूर करने की ज़रूरत है। अगर शिक्षक खुद शर्म करेंगे तो फिर क्या वो विद्यार्थी को क्या सही जानकारी दे पाएंगे? मान लीजिए कि अगर एक डॉक्टर को शर्म लगे तो क्या वो पेशेंट का इलाज कर पाएगा? तब तो पेशेंट मर जाएगा। उसी ढंग से अगर शिक्षक को शर्म लगे सेक्स एजुकेशन देने में तो फिर बच्चों को कैसे सही सही जानकारी मिलेगी? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मित्रों की भूमिका भी अहम है, क्योंकि वैसे मित्र जो सीनियर्स हैं जिनको सही सही जानकारी है, उनका वो यह दायित्व होता है कि अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को सही सही जानकारी दें। इसलिए यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा है कि सेक्स एजुकेशन देने में या जनन स्वास्थ्य की सही सही जानकारी देने में माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक और मित्रों की भूमिका सबसे अहम है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे है कि ज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहन देनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट है जननात्मक रूप से, जननात्मक ज्ञान भी चाहिए और जननात्मक रूप से अगर हम स्वस्थ समाज को तैयार करना चाहते हैं तो उसको सुविधा देना होगा और प्रोत्साहन देना होगा। तो जनन रूप से अगर हम चाहते हैं कि समाज में जो बच्चा पैदा हो वो कुपोषण रहित हो, समाज में जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ हो, तो क्या करना होगा? सरकार को अपने स्तर पर सुविधाएं देनी होगी। जैसे अभी परिवार कल्याण कार्यक्रम चल रहा है, क्या होता है उसमें बहुत सारे परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं जिसमें पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाते हैं उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहाँ पे चिकित्सकों के द्वारा, एएनएम के द्वारा और जो चिकित्सा के से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनको सही सही जानकारी दी जाती है और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकारी स्तर पर भी सुविधाएं और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, जो मिल भी रही है, और भी जहाँ पर ज़रूरत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य मतलब ऑडियो और विजुअल तथा मुद्रित मतलब प्रिंटेड सामग्री की सहायता से जनन संबंधी पहलुओं पर जागरूकता फैलाना। अब सोचिए कि समाज में अभी अगर वर्तमान समय में देखें तो कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी हमको सही सही जानकारी मिले, कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो बार बार
संबंध, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है, मतलब शीघ्र पतन की बीमारी है, या स्वप्न दोष से चिंतित है, या ऐसा है कि उसमें शुक्राणु की संख्या कम है। अगर इस तरह की बहुत सारे मन में उलझन है जो जिससे वो जूझ रहा है, अगर उसकी सही जानकारी उसे कहाँ मिलेगी? क्या ऐसा कोई किताब है जहाँ पर मिले? अगर वो किताब है भी तो क्या ईजिली सबों के पास अवेलेबल है? तो प्रश्न तो इसका जवाब क्या मिलता है? नहीं है। अगर है भी तो वो मेडिकल की बुक है जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या उसके पास ये जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाती है? नहीं हो पाती है। वो व्यक्ति क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है जो नीम हकीम के चक्कर में पड़कर और वो अपना जीवन बर्बाद कर बैठता है। कई बार ऐसा होता है जो शर्म के मारे कहीं बोलता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि जनन स्वास्थ्य के जो सभी पहलू हैं, इसका एक वीडियो बनाया जाए, ऑडियो विजुअल दोनों, जिसका एक वीडियो फिल्म के द्वारा भी उसे दिखाया जा सकता है, उसका सुनने वाला जो ऑडियो है उसका टेप करके भी बताया जा सकता है, या फिर प्रिंटेड अगर उसको किताब के रूप में प्रचार प्रसार किया जाए प्रिंट करके, जो आसानी से सभी व्यक्ति तक पहुंच सके, तो उम्मीद हमें है कि सभी लोग जनन स्वास्थ्य के हर एक पहलू को समझ सकेंगे और उसे लगेगा कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर उसमें कहीं भी गड़बड़ी है तो आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है, उसकी जानकारी आसानी से मिल सकती है और वो मानसिक तनावों से मुक्ति पा सकता है। और इस तरह से क्या होगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। क्योंकि सही वक्त पर अगर सही से इलाज किया जाए, सही वक्त पर अगर सही जानकारी दी जाए तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। अब विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के का मतलब क्या है कि विद्यालय वो जगह है जहाँ पर किशोर एवं किशोरी पहुँचते हैं, लड़का और लड़की पहुँचते हैं विद्यालय अपने शिक्षकों के पास। तो जरूरी है कि शिक्षक विद्यालय में सही जानकारी दें, वो झिझक ना करे, वो हिचकिचाए नहीं, बच्चों को क्लियरली बताएं। अगर इसके लिए हम लोग जो किशोरावस्था कार्यक्रम होता है उसमें एक काम करते हैं, जैसे विद्यालय है तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, ये है प्रश्न पेटी। ये प्रश्न पेटी का हम लोग निर्माण करते हैं। प्रश्न पेटी में क्या होता है कि विद्यालय के किसी ऐसे जगह पर हम इसको रख देते हैं जहाँ पर सभी बच्चे देख तो सके लेकिन वो थोड़ा सा आँख से ओझल हो। अब क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चा है जिसके भी मन में जो सवाल है, जो सर, जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि सर हमें बार बार सेक्स करने का मन करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे लिखते हैं कि सर ऐसा है कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सवाल होता है कि सर हमें हमेशा डर लगता है। तो बहुत सारे आक्रामक स्वभाव के बच्चे होते हैं जो हमेशा इस भय से रहते हैं कि पता नहीं मेरा कब किससे लड़ाई हो जाए। बहुत सारे होते हैं जो दोस्तों ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं। इस तरह से लड़कियों के भी सवाल आते हैं मासिक धर्म को लेकर। तो कोई लड़का उसको पीछा कर रहा है जिसके कारण वो मानसिक तनाव से जूझ रही है। तो इस ढंग के बहुत सारे सवाल हैं जो लड़के एवं लड़कियों के मन में उपज रहा है। वो मानसिक दबाव से जूझ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको समझते नहीं है। वो बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, वो बच्चा अकेला क्यों महसूस हो रहा है, किसी लड़के एवं लड़कियों में आखिर ये घबराहट क्यों हो रही है, हम लोग उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उल्टे उसको डांट फटकार देते हैं। कभी तो कहते हैं कि तुम बच्चा हो, कभी कहते हैं तुम सयान हो गए हो, कभी कहता है कि तुम जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो, कभी कहता है अभी तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है बाद में समझोगे। तो वो इस उलझन में रहता है आखिर मैं हूँ क्या, मैं छोटा हूँ या बड़ा, मेरा उम्र कम है या ज़्यादा, आखिर मुझे कब समझना है कब नहीं समझना है। तो वो तरह तरह के द्वंद्वों में फंसा रहता है। तो ये प्रश्न पेटी एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है और ये प्रैक्टिकली हम लोग करते भी हैं कि प्रश्न पेटी में क्या करते हैं कि बच्चे अपने मन की सभी सवालों को लिखते हैं। प्रश्न पर सिर्फ प्रश्न को लिखना है, उसमें बच्चा का नाम नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, और उसका जवाब हम लोग सामूहिक रूप से दे देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि सभी बच्चों को यौन शिक्षा की पूरी जानकारी हो पाएगी। क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं, उससे तो जानकारी मिलेगी। उसके अलावा जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो शिक्षकों के सामने खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, उन्हें झिझक होता है। तो उनके लिए है कि आप
प्रश्न पेटी का सहारा लें। अगर आप सबों के सामने कोई सवाल करने में शर्मा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर हम ये पूछेंगे कि सर मुझे स्वप्न दोष क्यों हो रहा है, तो सभी बच्चे अगर हंस देंगे। अगर मन में ऐसा झिझक हो रहा है तो आप प्रश्न पेटी का सहारा लेकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपको सही जानकारी मिल सकती है। और शिक्षकों का भी दायित्व है कि अपने बच्चों को सही सही जानकारी दें। मान लिया जाए कि जो 10 से 19 साल का बच्चा है, अगर उसको सेक्स के बारे में सही जानकारी मिल जाए, प्रजनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की सही सही जानकारी मिल जाए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो बच्चा कभी भी मार्ग से भटकेगा नहीं। वो कभी भी न तो गलत संगति में पड़ेगा, ना ही तो नशा करेगा, ना ही वो कभी वेश्यावृत्ति की ओर जाएगा, और ना ही वो यौन अपराधी बनेगा। तो अगर समाज को स्वस्थ करना है, यौन अपराध को रोकना है, यौन दुरुपयोग को रोकना है, तो हमें क्या करना होगा? बच्चों को सही सही सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आगे हमने क्या लिखा है कि जनन अंगों मतलब जैसे अभी चर्चा की शुरुआत में हमने कहा था, जनन अंग पुरुष में होता है विर्सन और शिशन मतलब टेस्टिस और पेनिस। उसी तरह से स्त्री में क्या होता है? अंडाशय और योनि मतलब ओवरी एंड वेजाइना। तो जनन अंग किशोरावस्था, जिसकी चर्चा हम बार बार करें, किशोरावस्था 10 से 19 साल, यही उम्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति बन सकता है या बिगड़ सकता है। अगर इस उम्र में किशोरावस्था जो है बहुत ही उमंग और तरंग की अवस्था है, इस अवस्था में अगर सही सही जानकारी मिल जाए तो वो उस गलत रास्ते पर जाने से रुक सकता है। अगर सही सही जानकारी नहीं मिले तो वो अपना रास्ता बदल भी सकता है, पथभ्रष्ट भी हो सकता है। और क्योंकि उसे वो तो एक तरह से उसको तो कुछ पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी के बहकावे में आसानी से आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये किशोरावस्था की जो उम्र है इसमें सही जानकारी दें। आगे है सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, अगर कोई पुरुष या महिला कि अपने सेक्स पार्टनर जो है उसके साथ अगर यौन क्रिया कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, तो उसकी सही सही जानकारी देनी है कि पहला नंबर तो है कि आप अनैतिक यौन संबंध से दूर रहें। जैसा कि हम लोग जब एड्स के बारे में पढ़ते तो उसमें भी हमेशा बताया जाता है कि अनैतिक यौन संबंध से दूर रहें। अगर आप अनैतिक यौन संबंध से दूर नहीं रह पाते हैं, अगर आपको शारीरिक संबंध बनाने की नौबत आ ही गई, तो क्या करें कि सुरक्षित मतलब क्या है? सुरक्षित का मतलब है कि कंडोम का इस्तेमाल करें, निरोध का इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है कि बिना निरोध, सुरक्षित का मतलब होगा यहाँ पे कंडोम मतलब निरोध, इसको हिंदी में कहते हैं निरोध। अगर हम लोग कंडोम का इस्तेमाल करेंगे, निरोध का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारे यौन संचारित रोग हैं। ऐसा रोग, यौन संचारित रोग, इसकी चर्चा हमने यहाँ पे किया है। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग का मतलब होता है कि वैसा रोग जो शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी यौन संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहा है और सुरक्षित रूप से, तो हो सकता है कि उसे भी ये रोग हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके साथ बिना निरोध का, बिना कंडोम का कोई व्यक्ति अनसेफली अगर शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी ये रोग फैल जाएगा। तो यही है कि सुरक्षित यौन संबंध। तो पहला तो हिदायत है कि आप अनैतिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। जब भी शारीरिक संबंध बनाएं तो अपनी वाइफ के साथ बनाएं। अगर इसके अलावा अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं अपनी वाइफ को छोड़कर, तो क्या करें? हमेशा निरोध का इस्तेमाल करें, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो सेक्सुअल डिजीज़ से ग्रसित है या नहीं, या जो उसके जनन अंगों में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन अगर होगा तो वो उससे आप भी ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में भी सही सही जानकारी देने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि यौन संबंधी भ्रांति। चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि यौन संबंधी भ्रांति क्या है। अच्छा, आप लोग खुद अपने बारे में सोचिए कि आप लोग को सेक्स को लेकर क्या क्या मन में भ्रांति है। यौन संबंधी भ्रांति, क्या क्या मन में तरह तरह का ऐसा विचार है जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। जैसे हम लोग कुछ भ्रांतियों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। कुछ लड़कों में ऐसी भ्रांति होती है
कि शादी से पहले सेक्स करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि अगर शादी से पहले सेक्स नहीं किए तो हो सकता है कि हम पत्नी के साथ जब शारीरिक संबंध बनाएंगे तो वहाँ पर मेरा शारीरिक संबंध असफल हो जाएगा, जिसके कारण हमारी पत्नी हमसे नाराज़ हो जाएगी। ऐसी मन में भ्रांति है जो सत्य पर आधारित नहीं है। उसी ढंग से कुछ लड़कों में ऐसी भ्रांति है कि शायद हम जो है पिता बनने के योग्य हैं कि नहीं, हम कैसे समझें कि हम बाप बन सकते हैं। तो इस ढंग के मन में तरह तरह का सवाल है कि मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना सफल हो सकता है, मेरे अंदर मर्दानगी कितनी ज़्यादा है, या हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो टाइमिंग है वो कितना सफल है। तो इस सब बातों को लेकर बहुत सारे मन में भ्रांति है, और इन सब भ्रांतियों के समाधान के लिए जो किशोर एवं किशोरी हैं वो कहाँ जाते हैं? जो 10 से 19 साल का, ये किशोरावस्था उम्र का जो लड़का है या लड़की है, लड़की तो नहीं उतना जाती है लेकिन लड़का खास करके वो कहाँ जाता है? जो गली चौक चौराहे पे जो वो नीम हकीम सब जो तांत्रिक सब जो बैठता है, जड़ी बूटी बेचता है, उसके पास जाता है कि देखिए हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम, हमारे साथ वैसा प्रॉब्लम है, और वो सब आसानी से बहकावे में लाकर उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है। उसका रुपया पैसा तो ठगता ही है, और उसका जो समय है, शरीर है, वो भी बर्बाद करता है। इसलिए यौन संबंधी भ्रांतियों में नहीं फंसना है। कोई व्यक्ति क्या कहता है, जैसे बहुत सारे बच्चों में ऐसी भ्रांतियां हैं, चलो 1-2 बार सेक्स करने से कुछ नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर असुरक्षित रूप से भी 1-2 बार सेक्स कर लिए तो इससे कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, कई बार आप कितना मतलब अगर उसका संपर्क होता है, असुरक्षित यौन संबंध अगर आप बनाते हैं किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ, तो आप में भी एड्स की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो जो भी सेक्सुअल मन में भ्रांति है उसको दूर करने के लिए, सही सही जानकारी देने के लिए क्या है कि स्टडी मटेरियल होना चाहिए। चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो, चाहे वो दृश्य हो, जो देखने वाला वीडियो हो, या फिर सुनने वाला ऑडियो हो, या फिर मुद्रित प्रिंटेड मटेरियल हो, बुक के रूप में हो, ये मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको एक सामान्य सी बात समझकर इसको दरकिनार करते जाएं तो ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या और गंभीर होते ही जाएगी। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है इसमें तकनीक बहुत आगे बढ़ गया है। हम अपने बच्चों को, हम अपने लड़के लड़कियों को, किशोर एवं किशोरियों को तकनीक से दूर नहीं कर सकते। उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं, जहाँ पर उसे सही सही जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसका मन विचलित होता है, उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ और उभरता ही है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को क्या करें कि सेक्स एजुकेशन की सही सही जानकारी दें, ताकि वो गलत रास्ते पर जाने से बचे। आगे देखिए कि जनन स्वास्थ्य का जो अगला पहलू है वो है गर्भ नियंत्रक उपाय। अब देखिए गर्भ नियंत्रक उपाय, तो यहाँ पर है गर्भ और नियंत्रक। नियंत्रक का मतलब है कंट्रोल। तो जनसंख्या वृद्धि भी ज़रूरी है, जनसंख्या तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? पूरा पृथ्वी पर तो मान लीजिए कि आज से हर एक व्यक्ति ये शपथ ले ले कि हमें बच्चा पैदा नहीं करना है, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि सारे व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं वो मरते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा? जो बच्चा तो पैदा नहीं होगा तो आदमी तो विलुप्त हो जाएगा इस दुनिया से। तो ये सृष्टि पर जो मानव का ये चेन है ये चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बच्चों का जन्म भी हो, लेकिन ये कितना हो ये देखना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक उपाय करें कि कंट्रोल वे में हो, नियंत्रित रूप में हो। ठीक है, इसके लिए गर्भ निरोधक उपाय है कि हम संतान उत्पत्ति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे उपाय हैं। जैसे प्राकृतिक उपाय में क्या है कि इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो गर्भ निरोधक उपाय जैसे कंडोम का उपयोग है, या प्राकृतिक भी बहुत सारे उपाय हैं जिसका हम लोग आगे चर्चा डिटेल में ही करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद है गर्भवती माताओं की देखभाल। जैसे गर्भवती माता
जब किसी भी माता के गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो उसकी देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो उसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है, डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। अगर उसे हमेशा ऐसा किया जाता है तो जो शिशु होगा तो वो स्वस्थ होगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। अगर हम उसकी देखरेख सही समय पर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि माँ और शिशु, जो गर्भस्थ शिशु है, दोनों का जान हमेशा खतरे में रहेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी माताएं जन्म देने से पहले ही मौत का शिकार हो जाती हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि गर्भवती माताओं की देखभाल करें। अगर हम स्वास्थ्य स्तर पर भी देखें तो क्या देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी गर्भवती माताओं को देखभाल करने की बहुत सारे उपाय किए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा भी बहुत सारी सहायता राशि दी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे टीकाकरण किए जाते हैं, उसके बाद पोषाहार दिया जाता है। तो सरकार अपने स्तर पर भी काम करती है, इसलिए ज़रूरी है कि गर्भवती माताएं चिकित्सीय सलाह लेते रहें और जो चिकित्सा डॉक्टर हैं, चिकित्सा का जो जानकार हैं, उनके संपर्क में हमेशा बने रहें। उसके बाद है कि सुरक्षित प्रसव। प्रजनन स्वास्थ्य का एक अंग ये भी है सुरक्षित प्रसव। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि सुरक्षित प्रसव नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब डिलीवरी, जिस समय बच्चा इशू होता है, जिस समय बच्चा का जन्म होता है, उस समय भी कई माताएं क्या होती है, वो मृत्यु के शिकार हो जाती है। क्योंकि जो प्रसव होता है उस समय उसे बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा का सहन करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे ब्लीडिंग होते हैं। तो ज़रूरी है कि जब प्रसव हो तो समय डॉक्टर की देखरेख में हो और वो सुरक्षित प्रसव हो। इसमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अगला है कि माँ और नवजात शिशु की देखभाल। अब जन्म जब हो जाने के बाद माँ और जो नवजात शिशु है उसकी भी देखभाल करने की ज़रूरत है। स्तनपान के महत्व। स्तनपान मतलब माँ का जो दूध है वो बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। हम लोग बचपन से ही भी पढ़े हैं, तो स्तनपान के महत्व को बताना ज़रूरी है। अभी एक फैशन चल गया है कि डिब्बा का दूध पिलाना, लेकिन माँ का दूध का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा के जन्म लेने के साथ ही जो माँ का जो पहला दूध है, पीला गाढ़ा दूध जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इसलिए स्तनपान के महत्व को बताना चाहिए और लड़का लड़की में समानता के महत्व एवं अवसर देने की जानकारी इत्यादि की जानकारी देनी चाहिए। देखिए, अगर हम समाज में क्या देखते हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या जो पहले होता था, जिसे अब रोक दिया गया है और गैर कानूनी करा दिया गया है। तो पहले क्या होता था, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, पता चल गया कि लड़की होने वाला, तो उसको गर्भ में ही मार दिया, जो कि गैर कानूनी है। अब तो ऐसा होता भी नहीं है। अब तो कोई अल्ट्रासाउंड में सेक्स का कोई लड़का होगा कि लड़की होगा, कोई भी लिंग जांच नहीं कर सकता है। अगर कोई चोरी छुपे करता है तो ये गैर कानूनी है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो अगर समाज में लड़का लड़की की समानता के महत्व को बताया जाए, अगर उसे समान अवसर दिया जाए, तो क्या होगा कि भेदभाव मिटेगा। ऐसा समाज में क्या है कि अगर देखें तो समाज में पहले क्या था, एक प्रचलित धारणा थी कि लड़का को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसके पीछे कारण क्या था, उसे लगता था कि जो हमारा वंश हमेशा लड़कों की तरफ से ही बढ़ेगा, अगर लड़का होगा तभी मेरा वंश बढ़ेगा। लड़का मरने के बाद अगर मुखाग्नि लड़का देगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। लड़कियों की महत्व उतनी नहीं दी जाती थी, खास करके अशिक्षित समाज में। जहाँ पर शिक्षा था, जहाँ पर अभी भी शिक्षित समाज है, जहाँ जिसके माता पिता शिक्षित हैं, जो एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ पर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, यौन शिक्षा दी जाती है और लड़का एवं लड़की में समानता का भाव रखा जाता है। तो धीरे धीरे सामाजिक सोच में भी बदलाव आ रहा है और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक स्तर पर, हर एक कंपटीशन हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लड़की आगे बढ़ रही है और लड़का लड़की में अब कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम लोग कहीं भी जाएं तो अब धीरे धीरे समाज के नज़रिए में भी बदलाव आया है और बेटा और बेटी को समान अवसर दिया जा रहा है, समान महत्व दिया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि लड़के एवं लड़की को समानता का महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी देना और इसके लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जन्म दे रहे हैं, मालूम चला 2, 4, 5, 10, 20 हो रहा है
तो उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि सिर्फ बच्चा जन्म देना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को हम जन्म दे रहे हैं उसको संतुलित आहार भी देना है, उसे वस्त्र भी देना है, उसे शिक्षा भी देना है, उसे चिकित्सा भी देना है, उसे एक स्वस्थ नागरिक भी बनाना हमारी जिम्मेदारी, हमारी प्राथमिकता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की दर है उसको कंट्रोल करना है। हमारे दो के सिद्धांत पर चलना है, हमें एक नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि करना है। और तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही, इसके कारण जो समाज में कुरीति फैल रहा है, समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में भी बताना है। और जैसे समाज में उत्पीड़न में एक बात करें कुरीति के बारे में कि यौन दुरुपयोग, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यौन दुरुपयोग और यौन संबंधी अपराध, यौन संबंधी अपराध और यौन दुरुपयोग जैसे बलात्कार की घटना, ये समाज एक किसी भी सब समाज के माथे पर कलंक का टीका है। उसके बाद यौन संबंधी अपराध, सामूहिक बलात्कार की घटना, या फिर क्या है कि किसी लड़की को किडनैप करके उसको देह व्यापार के बिजनेस में धकेल देना, लड़की का मानव तस्करी करना, ये सब बहुत सारी ऐसी घटना है जो गैर कानूनी है, इसे रोकने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को हम तभी रोक पाएंगे जब हम किसी व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सही जानकारी देंगे। तो ज़रूरी है कि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा छात्र ही क्यों ना हो, हमारी छात्रा ही क्यों ना हो, उसे प्रजनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को सही जानकारी दें। जैसे हम लोग अपने घर का ही उदाहरण लें तो घर में क्या देखते हैं, जब अगर एक लड़का और एक लड़की है तो हम हमेशा लड़की को हमेशा कहते हैं कि देखो तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, तुमको घर में रहना है, तुमको बाहर नहीं जाना है, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या कभी हम लड़कों को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना है, तुम्हें कभी भी लड़कियों को बुरी नज़र से नहीं देखना है? अगर हम घर में जिस तरह से लड़कियों को टोका टोकी करते हैं उस तरह से लड़कों पर भी करें तो स्वाभाविक से बात है कि लड़कों में भी अच्छे चरित्र का निर्माण होगा और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। वो लड़का बलात्कारी नहीं होगा, वो लड़का रेपिस्ट नहीं होगा, वो लड़का मानव तस्करी नहीं करेगा। तो इस तरह से ज़रूरी क्या है कि हम घर का माहौल ऐसा बनाएं कि हम घर में बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दें, उसे सही शिक्षा दें और वैसा शिक्षा दें जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और कानून व्यवस्था के लिए मान्य हो। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी आप लोग इसको नोट कर लें और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है इसमें ज़रूर लिखें। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम समझते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि किशोरावस्था की शिक्षा हर किसी को क्यों देनी चाहिए, विद्यालय में यौन शिक्षा क्यों देनी चाहिए और जनन स्वास्थ्य का जो पहलू है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसका हमने जो ये 7 पॉइंट लिखा है आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और परीक्षा में अगर पूछेगा तो इसको लिखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, क्योंकि परीक्षा में लिखना ही एक मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना और आपको प्रजनन स्वास्थ्य की सही जानकारी देना, जिससे कि जननात्मक रूप से भी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और आपके मन में जो उलझन है, मन में जो परेशानी है, मन में जो गलतफहमी है, यौन संबंधी जो भ्रांतियां हैं और आपके दिल में जो जिज्ञासा है उसको भी शांत करना और सही जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य है। तो हमें उम्मीद है कि हम अपने उद्देश्य पर सफल हो पा रहे होंगे, हम आपकी जानकारी को बढ़ा पा रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और फिर अगर आपकी जो डिमांड है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सलाह ज़रूर दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपके 12वीं का जो जितना चैप्टर है सबों का एक एक करके वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। फिर अगला एपिसोड आएगा, अगला वीडियो हम तुरंत ही डालेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।